दीपक का कुछ दिनों से व्यवहार में काफी बदलाव नजर आ रहा था। किसी से ना ही कुछ बोलना, ना ही किसी की सुनना पसंद करता। ऑफिस के लिए टाइम पर जाना और टाइम से घर आ जाना उसका रोज की नियति थी। उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात जिसका मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आकर अपने कमरे में घुस जाना, खाना भी कमरे में खाकर सो जाता। ये उसने अपनी रोज की आदत बना ली थी। करीब 6 माह से चल रहा था। घर वालों के प्रति उसका अभद्र बर्ताव मुझे भी पसंद नहीं आया। कभी मन हुआ तो एक आध सवाल जवाब दे दिया, नहीं मुंह फेर कर अपने काम में लग जाता। ये सोचकर दीपक के पापा का मन दुखी हो जाता है। दीपक के पापा कौशल प्रसाद एक कपड़े की दुकान पर काम किया करते थे। पैसों के अभाव में पापा पढ़ लिख ना सके और कोई खास नौकरी भी ना थी, तो मेहनत मजदूरी कर दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। किंतु इतनी मेहनत करने का जो कर्म फल उन्हें मिला, उनका पछताना जायज था। उन्होंने सपने में भी न सोचा था कि उनका बेटा इस प्रकार से उनका निरादर करेगा। इस बात को लेकर घर वाले भी कभी कभार अफसोस करने लगते हैं कि ऐसी औलाद से तो हमें बे औलाद ही रखता तो ठीक रहता। कम से कम ऐसे कपूत की नजरों का सामना तो नहीं करना पड़ता, और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर दीपक और उसकी बीबी नंदिनी का छोटी छोटी बातों पर उलझना मेरी समझ से परे था। उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते। छोटे छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे की खामियां गिनाने लग जाते। मैं अजय, दीपक का करीबी दोस्त, इन दोनों के बीच में मुझे मोहरा बन जाना पड़ता था, क्योंकि मैं भी दीपक के परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। अभी तक तो मामला किसी तरह से निपटा दिया जाता, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। दोनों की शादी को साल भर भी नहीं हुआ था कि दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। नंदिनी के परिवार के हालात भी सही नहीं थे। कारण बस नंदिनी ज्यादा पढ़ लिख ना सकी, तो ऐसी बहुत सारी बातों से अनजान थी। दीपक ने कभी नंदिनी को समझने की कोशिश नहीं की और हमेशा मुझे नंदिनी की खामियां गिनाता रहता। अगर कभी नंदिनी बात करने की कोशिश भी करती तो दीपक बिना कोई जवाब दिए अपना काम करने लगता। यहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं था। गांव से दूर नंदिनी अपना वक्त किसी भी तरह से काट रही थी। कभी अपनी किस्मत पर रोती तो कभी अपने माँ बाप को कोसने लगती। ये बात नहीं थी कि नंदिनी को दीपक पसंद नहीं था। वो तो हमेशा दीपक को अपने दिल में बसाना चाहती थी, परंतु दीपक ने नंदिनी को कभी एक भी मौका नहीं दिया। इस बात को लेकर नंदिनी हमेशा उदास रहती थी। एक रोज की बात है, जब मैं ऑफिस से जल्दी आ गया, तब दीपक ऑफिस से आया ही था कि तुरंत नंदिनी दीपक को पानी देती है। इस पर दीपक की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती और फिर बाथरूम में चला गया। मैं ये माजरा अच्छी तरह से देख रहा था। नंदिनी भी किसी से कुछ कहे बगैर किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। शादी के बाद नंदिनी पूरे परिवार के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। परिवार में 5 लोग ही थे। दीपक के माता पिता, नंदिनी, दीपक और छोटी बहन पूजा रहते थे, और एक छठवां मैं था। पूजा दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। तभी दीपक के पापा और मम्मी भी आ गए। मैंने आंटी और अंकल के पैर छूकर नमस्ते किया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। नंदिनी हम तीनों को चाय देने आती है तो अंकल उसका उदास चेहरा देखकर सवाल करते हैं, बेटा नंदिनी, क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नंदिनी, कुछ भी नहीं बाबूजी। नंदिनी कुछ भी ना बोल सकी और अपने कमरे में चली गई। मैं उसके चेहरे की उदासी को पढ़ रहा था। नंदिनी और दीपक का व्यवहार देखकर समझ गया था कि उनका झगड़ा हुआ है, लेकिन मैं चुप ही था। इतने में दीपक भी बाथरूम से निकल आया। आंटी अंकल ने उससे भी इस बारे में पूछा तो वो भी कोई जवाब दिए बगैर छत पर चला जाता है। दीपक के पीछे पीछे मैं भी छत पर आ गया। जब मैंने उसका हालचाल पूछा, और भाई दीपक क्या हाल है? दीपक, ठीक है यार, बस ठंडा सा जवाब दिया और मौन धारण कर लिया। पता नहीं आज क्या हो गया जो ये कोई भी बात बताने को तैयार नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्योंकि पहले दीपक कोई भी बात मुझसे छुपाया नहीं करता था, लेकिन ये बात कुछ अलग ही थी। मम्मी पापा से भी दीपक खुश नहीं था, क्योंकि वो समझता था उन्होंने उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी है जो कम पढ़ी लिखी है। दीपक के अंदर चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया था कि अगर उससे सरल स्वभाव में कोई बात पूछो तो उसका जवाब गुस्से में ही मिलता था। समझ नहीं आ रहा था कि उसके व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया था। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना और बिना ही कुछ सोचे समझे खाना पीना छोड़ देना। दीपक तो बाहर का खाना भी खा लिया करता था, परंतु नंदिनी कभी खाती तो कभी बिना खाए ही सो जाती। मैं समझ नहीं पा रहा था
कि दीपक इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, जिसके हमेशा साथ रहने का वादा किया। 7 फेरों के वक्त दिए गए वचनों को वो शायद भूल गया था। उसने सब कुछ मालूम होते हुए भी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। उसके मन में बहुत सारी गलतफहमियां पल रही थीं और इन्हीं वजह से शायद अपने आप को पहचानने से इनकार कर रहा था। दीपक दिल्ली में ही एक बैंक में कैशियर की पोस्ट पर था। सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही थी। दीपक हर निर्णय सोच समझ कर लेता था, परंतु इस बार बात उसकी खुद की जिंदगी की आ गई थी, तो वो समझ नहीं पा रहा था उसको क्या करना चाहिए। जैसा मैं समझ रहा था कि वो अपनी सारी भड़ास निकालना चाह रहा था और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था, परंतु अनेक कोशिशों के बाद भी वो नंदिनी को अपना नहीं पा रहा था। शायद वो रिश्तों की कीमत भूल गया था। मेरे साथ भी अजीब सा व्यवहार, जो पहले मुझे कभी देखने को नहीं मिला, जो कि मेरे लिए अनपेक्षित था। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनके बारे में कभी सोचा ना हो, और ऐसी ही परिस्थितियों से दीपक गुजर रहा था। पत्नी से झगड़ा, माँ बाप से नाराजगी और उसे रिश्तों की जरा सी फिक्र नहीं रही। तभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। अभी मैं और दीपक छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी मैंने उसके बीते हुए वक्त को याद दिलाना उचित समझा और बात शुरू की। तब दीपक अपने बीते हुए पलों को याद करने लगता है। 7 साल पहले दीपक कॉमर्स का 12वीं कक्षा का छात्र था। उसके अंदर ऐसा वैसा कोई शौक भी नहीं था, जैसे गुटखा खाना, बीड़ी या तंबाकू जैसा कोई ऐब नहीं था। एकदम सीधा और सज्जन टाइप का, देखने में भोला भाला था। साथ के सभी लड़के उसे भोलू भोलू कह के चिढ़ाते थे, परंतु उसे उनकी बातों का कभी बुरा नहीं लगता और सभी से अच्छी तरह से बर्ताव करता। दीपक पढ़ाई में ठीक ठाक था, इतना मान लीजिए कभी उसे पढ़ाई के बारे में किसी भी दोस्त के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी क्लास में एक टॉपर जिसका नाम पवन था, दीपक और पवन की ज्यादा नहीं पड़ती थी। उसकी वजह ये थी, जब 11वीं कक्षा का रिजल्ट निकला तो दीपक तीसरे स्थान पर आया था और पवन पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर एक नितिन नाम का लड़का था। नितिन एक सर्वगुण संपन्न लड़का था। पढ़ाई के साथ साथ उसमें सारी बुरी आदतें थीं। किसी के फटे में टांग अड़ाना उसकी एक आदतों में से एक थी। रोड पर खड़े होकर सिगरेट पीना, चलती हुई लड़कियों के ऊपर कमेंट करना, ये उसके लिए आम बात थी। दीपक नितिन से भी दूर रहना चाहता था, किंतु उसकी कुछ अच्छी आदतों की वजह से उन दोनों में ठीक ठाक बनी हुई थी। मैं, अजय, दीपक और नितिन तीनों ज्यादातर साथ रहते। कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह होता तो नितिन उसकी अच्छी तरह से पुंगी बजा दिया करता था। जैसा कि मैंने बताया था कि वो लड़ाई में सबसे आगे रहता था। उसके पापा एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे और पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नितिन कैसे व्यवहार का व्यक्ति था। रिजल्ट के दिन जब दीपक स्कूल पहुंचा तो देखा कि टॉपर महोदय यानी कि पवन, जो अपने बाकी चमचों के साथ पार्टी मना रहे हैं, लेकिन दीपक और मैं भी कक्षा में जाकर बैठ गए। फिर कुछ लड़के दीपक को चिढ़ाने के लिए बार बार एक वाक्य का प्रयोग करने लग गए, भोलू रह गया, भोलू रह गया। 5 से 6 बार ये दोहराने के पश्चात चुप हो गए। दीपक भी ये माजरा देख रहा था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पास ही टॉपर महोदय भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी किसी को चुप करने के बजाय दीपक का मजाक उड़ाने लगे। उस वक्त नितिन भी वहां मौजूद नहीं था। अगर वो होता तो ये सब बर्दाश्त नहीं करता, सभी को अच्छी तरह से मजा चखा देता। तथा उसी दिन से दीपक के मन में पवन के प्रति घृणा होने लगी और उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया। 12वीं कक्षा के 2 माह गुजर गए थे। दीपक और पवन की अभी तक खटपट चल रही थी, लेकिन आज क्या देखने को मिलता है कि एक लड़की जिसका नाम पूर्विका, जो कि बहुत ही प्यारा नाम है, पूर्विका का दाखिला आज ही उनके स्कूल में हुआ था। वैसे हर स्कूल का ये नियम होता है, जहाँ से आप 11वीं करते हैं वहीं से 12वीं, किंतु ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसकी वजह यह है कि 11वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसी स्कूल के नाम से 12वीं कक्षा में बोर्ड फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन पूर्विका के पापा का हाल ही में ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था तो उसका दाखिला यहाँ करवाया गया। इससे पहले पूर्विका मध्य प्रदेश में रहती थी। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर थे। जब पहली नज़र में दीपक ने पूर्विका को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। पूर्विका बहुत ही सुंदर जो थी, दीपक ही क्या, कक्षा के सारे विद्यार्थी भी उसे टकटकी बांधकर देखे जा रहे थे। उधर नितिन के चेहरे की उड़ी हवाइयां भी मैं देख रहा था। सच कहूं, देखने में बड़ा मजा आ रहा था कि भोला भाला दीपक भी
आज दिलवाले का अजय देवगन सा दिखाई पड़ रहा था। पूर्विका कक्षा में आकर बैठ जाती है। दीपक उसे तिरछी नजरों से देख रहा होता है तो मेरे मन में अलग ही ख्याल उत्पन्न होने लगे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बेटा तू तो गया। दीपक कभी कभार अपने घर पर स्कूल न आने का कोई ना कोई बहाना मार दिया करता था, जो कि आजकल देखने को कतई नहीं मिल रहा था। वो पूर्विका की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बुद्धू इतना नहीं जानता था कि वो अच्छा तो पहले से ही है, तो भला उसे अच्छा दिखने की क्या जरूरत है। अब तक 15 दिन गुजर गए थे। इधर पूर्विका ने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, जो कि बहुत ही होशियार लड़की थी। वो हर विषय में माहिर थी। इस पर टॉपर महोदय को पूर्विका से जलन होने लगी। उसे लगता था कि अब मेरा पत्ता साफ होने वाला है। कुछ ही देर में अध्यापक महोदय कक्षा में प्रवेश करते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन दीपक की नज़र पूर्विका पर टिकी हुई है। पीछे का नज़ारा बहुत ही रोमांचक लग रहा था। इधर दीपक और एक सीट पीछे नितिन पूर्विका पर नजरें गड़ाए बैठा था। मेरी ये माहौल देखकर हंसी छूट रही थी और वो मुहावरा याद आ रहा था कि जो हिंदी में पढ़ाया जाता था, एक अनार 100 बीमार। लेकिन यहाँ पर 100 लोग तो नहीं थे, किंतु 2 जरूर थे। अब लड्डू किसको खाने को मिलता है, इसकी परख मुझे भी ना थी। और भला क्यों होती, मैं कौन सा लब गुरु ठहरा जो हर स्थिति की जानकारी रखता। यहाँ तो अपने मन की मनसा समझ नहीं आती, तो दूसरों के अंदर की बात कैसे पता कर पाता। जब दीपक की नज़र अध्यापक महोदय ने पूर्विका पर टिकी देखी तो एक चौक का टुकड़ा दीपक के चेहरे पर दे मारा, जो कि सीधा उसकी आंख पर जाके लगता है। दीपक भड़बड़ा के उठा और आंख को मलने लगा। उसकी आंख से लगातार पानी गिर रहा था। पूरा 1 मिनट तक उसकी आंख से पानी आता रहा। फिर बाद में उसने अपनी आंख को पानी से साफ किया और फिर अध्यापक महोदय ने जल्दी से स्टाफ रूम में जाकर अपनी अलमारी से ड्रॉप निकालकर दीपक की आंखों में डाल दिया। वो भी घबरा गए थे, लेकिन एक बात अध्यापक महोदय को समझ में आ गई थी कि अब वो चौक का टुकड़ा किसी पर फेंक कर नहीं मारेंगे। अरे आंख में कुछ हो जाता तो। जब चौक लगा तो पूर्विका के मुंह से एकदम से आह निकली, जैसे कि उसको दर्द हुआ हो। एक पल मैं भी चकित रह गया, लेकिन लड़कियों की ये आदत होती है, वो आज जाके समझ में आया था। दोस्त के दुख के साथ साथ पूर्विका की आह का भी आनंद ले रहा था। नितिन बेचारा पिछली सीट पर बैठा था। हाय उसका दुर्भाग्य, मैं मन ही मन सोच रहा था। कुछ देर बाद अध्यापक ने एक भयभीत कर देने वाली खबर सुना दी, जिसका किसी को आभास भी नहीं था। देखो बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूं। तो सभी बच्चों में खुशियों का माहौल सा बन गया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने ऐसा जाल फेंका जिसमें से निकलना नामुमकिन था। जिस प्रकार से मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, मित्रों आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। अध्यापक महोदय ने अपनी बात इसी प्रकार से कही। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 15 दिन के लिए गांव जा रहा हूं, हो सकता है कुछ और भी दिन लग जाएं, तो मैंने निर्णय लिया है कि इस माह का मासिक टेस्ट मैं 3 दिन बाद लूंगा। बच्चों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भला पूरे महीने की तैयारी 3 दिन में कैसे करें। अब तो मेरी भी पतलून गीली हो गई थी। अब तो एक ही बात याद आ रही थी कि होगा वही जो राम रचे राखा। टॉपर महोदय भी चिंता में पड़ गए थे। पहली बार ऐसा देखने को मिला था। कसम से 3 इडियट्स के चतुर की याद आ गई। इधर अपना दीपक भी भावुक सा बैठा हुआ था और नितिन, उसकी तो बात ही ना करूं तो ही सही है। कक्षा में बैठा हुआ अपने बैग में हाथ घुसाए कुछ कर रहा था। उसे टेस्ट की कोई चिंता नहीं थी। एकदम मस्त मौला व्यक्ति, जिसे कोई भी मतलब नहीं आगे क्या होगा, हमेशा मजे से हर काम करता। जब मैंने उसके बैग में झांक कर देखा तो वहां से अपने फोन में स्नैक वाला गेम खेलने में लगे पड़े थे। अध्यापक महोदय कक्षा से बाहर चले जाते हैं तो माहौल कुछ अलग सा हो गया था। नितिन बाबू उठे और एक जोर से जयकारा लगाया, बोल बंसी बारे की जय। इस पर पूर्विका की हंसी छूट जाती है। ये देख नितिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। नितिन मन ही मन खुश हो रहा था। मेरे हिसाब से उसके दिमाग में फालतू के ख्याल उत्पन्न हो रहे थे। वो सोच रहा था कि लड़की हंसी तो फंसी, किंतु भाई मेरे, ये सभी पुराने ख्यालात हैं। कभी कभार लड़की की हंसी बहुत दुखदाई हो जाती है। क्या पता बीच रास्ते में जूते पड़वा दे। मैं इन चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ था। ना ना, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैंने कई बार कुछ लड़कों के साथ ये हादसा होते हुए देखा है, तो बता रहा हूँ। लेकिन नितिन बाबू ये बात समझ नहीं पा रहे थे और अपनी कोशिश जारी रखते हैं। इधर दीपक और मेरी बत्ती गुल हो रखी थी।
3 दिन में टेस्ट की तैयारी कैसे कर पाएंगे, लेकिन मुझे दीपक पर पूरा भरोसा था। उधर पूर्विका को कोई परेशानी में ना देखकर मैं परेशानी में आ गया। जैसा कि उसे पहले से ही पता था कि अध्यापक महोदय टेस्ट लेने वाले हैं, तभी मैंने पूर्विका से सवाल किया, मैं अजय, तुम तो मुझे टेस्ट को लेकर जरा भी चिंतित नजर नहीं आ रही, तो क्या तुम टेस्ट के बारे में पहले से जानती थी? पूर्विका, नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ टेस्ट की भी तैयारी कर ली थी। उसके जैसी एक्टिव लड़की पहली बार मैंने देखी थी। तभी स्कूल की छुट्टी हो गई तो सब घर जाने लगे। मैं, दीपक और नितिन तीनों साथ जा रहे थे। वहीं नितिन एक चाय के खोखे के पास रुक जाता है। नितिन चाय वाले से, भैया एक गोल्ड फ्लैग देना। चाय वाले ने गोल्ड फ्लैग दी तो नितिन बाबू ने लाइटर से सिगरेट जलाई और धुआं उड़ाते हुए, क्यों भाई अजय, ये पूर्विका तुम्हारी भाभी बन पाएगी या नहीं? मैं, अजय, पता नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें ट्राई करना है तो करके देख लो, क्या पता मान जाए। तभी सामने से पूर्विका अपनी स्कूटी से आ रही होती है। ये देखकर नितिन अपनी सिगरेट छुपा लेता है। दीपक को ये सब बुरा लग रहा था। उसके अंदर क्या चल रहा था मेरी समझ से बाहर था। नितिन पूर्विका की नज़र में एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा था, लेकिन वो जुबान का थोड़ा भद्दा था और दिल का बहुत साफ था। पूर्विका को भद्दी जुबान वाले लोगों से सख्त नफरत थी, जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। हमेशा अपनी ही चलाने वाले लोगों से वो कम ही वास्ता रखती थी। इधर नितिन उनमें से एक था। ऐसी कोई बुरी आदत जो उसके अंदर ना हो। अब तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मैंने खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया और पढ़ाई करने के लिए दीपक के पास जाने की तैयारी करने लगा। मैं अक्सर पढ़ने के लिए दीपक के घर ही जाया करता था, क्योंकि मेरी और दीपक की अच्छी तरह से पड़ती थी। नितिन के मम्मी पापा के साथ में अच्छी तरह से घुल मिल गया था और मुझे भी उन लोगों के साथ टाइम बिताने में मजा आता था। जब मैं पहुंचा तो दीपक घोड़े बेचकर सोया हुआ था। मैंने 4 बार आवाज दी, दीपक 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 उठ, भाई उठ जा, टेस्ट की तैयारी करनी है। इतने पर जब दीपक नहीं उठा तो मैंने एक जोर से लात मारी तो उसकी सारी नींद भाग गई। एकदम भड़बड़ा कर उठा और अपनी आंखें बंद करके बोला, यार सोने देना। मैं, बेटा अगर सोता रह गया तो तेरी मैना कहीं उड़ जाएगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। ये सुनकर दीपक का चेहरा उतर सा गया। वो समझ गया कि मैं पूर्विका के बारे में बात कर रहा हूँ और कोई जवाब दिए बिना बाथरूम की ओर चला गया। मैंने उसकी सारी किताबें सेट की। दीपक की बुरी आदत थी कि उसकी सारी किताबें ज़्यादातर बेड पर ही मिला करती थीं और फिर जरूरत वाली कुछ किताबें निकाल लीं। दीपक के आने के बाद हम दोनों पढ़ने लगे। कभी कभार थोड़ी अध्यापक महोदय को भी गाली दे दिया करते, जिससे अंदर की भड़ास निकल जाती। दीपक बोला, बताओ उस खूसट को इतनी जल्दी टेस्ट लेने की क्या जरूरत थी? यार मैंने कोई तैयारी भी नहीं कर पाई थी। तभी मुझे मस्ती करने की सूझी और पूर्विका का नाम लेकर चिढ़ाने लगा। इस पर दीपक मन ही मन मुस्कुरा जाता है। अब मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। इधर दीपक के दिल में पूर्विका के लिए दीप जल रहे हैं, तो उधर नितिन के मन में अरमानों की नदियां बह रही थीं। हम दोनों को पढ़ते पढ़ते रात के 9 बज गए तो आंटी अंकल ने मुझे जाने नहीं दिया। फिर मैं दीपक के साथ ही सो गया। मेरी नींद अक्सर कम समय में ही पूरी हो जाती है, तो मैं सुबह जल्दी उठ गया और नहा धोकर वापस घर जाने लगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं नितिन के भी हाल चाल लेता हूँ। मैंने वैसे ही किया। नितिन के घर में कोई नहीं था, तो मैंने नितिन को आवाज लगाई तो पता चला वो छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था। नितिन का भी यही हाल था। अब तो इन दोनों की नैया राम भरोसे टिकी हुई है। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था, बेचारा नितिन। नितिन की एक बुरी आदत ये थी, जब उसे कोई टेंशन होती तो अकेले में गुमसा होकर सिगरेट पे सिगरेट जलाया करता। आज भी वो वैसा ही कर रहा था। हम लोग उसे इस बात पर बहुत प्रवचन दिया करते, लेकिन वो मानने वालों में से कहाँ था। जब 3 दिन बाद हम स्कूल पहुंचे, वो क्या है कि फ्राइडे और सैटरडे की स्कूल की छुट्टी थी और फिर अगले दिन संडे पड़ गया, तो देखा कि नितिन महाशय सबसे पहले ही आकर बैठ गए और जिस सीट पर बैठे वो पूर्विका के जस्ट बराबर में थी। अभी इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था, लेकिन पूर्विका अभी तक स्कूल नहीं पहुंची थी और अगले लेक्चर में अध्यापक महोदय को टेस्ट लेना था। अब सिर्फ अगले लेक्चर में केवल 15 मिनट बचे थे। दीपक और नितिन की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। मैं ये माजरा अच्छी तरह से देख रहा था। भला मेरे पास काम ही क्या था? और दूसरी बात, मुझे भी बेचैनी सी हो रही थी। आखिर पूर्विका कहाँ रह गई जो अभी तक नहीं आई? कुछ ही देर में पूर्विका कक्षा में प्रवेश करती है।
दीपक और नितिन दोनों उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो चाह कर भी उसके पास जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यापक महोदय कक्षा में मौजूद थे। पूर्विका पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई और बहुत ही ज्यादा थकी हुई महसूस हो रही थी। उसकी परेशानी मेरी समझ से बाहर थी। तभी अध्यापक महोदय ने पूर्विका से सवाल किया। अध्यापक: अरे पूर्विका, क्या हुआ बेटा? ये क्या हालत बना रखी है? पूर्विका: कुछ नहीं सर, मैं बस स्कूल आ ही रही थी कि रास्ते में अचानक से मेरी स्कूटी में पंचर हो गया। मैं तेज गति के कारण मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं स्कूटी से गिर गई। वैसे ज्यादा चोट नहीं आई। यहाँ पास में कोई पंचर की दुकान नहीं थी, तो करीब 1 किलोमीटर मैं स्कूटी को पैदल ही खींच कर ला रही थी। और आज स्कूल में टेस्ट भी था, तो मैंने वापस जाना जरूरी नहीं समझा। अध्यापक: बेटा तुम घर चली जाओ। पूर्विका: नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अध्यापक: तुमने अपने मम्मी पापा को बताया? पूर्विका: अभी नहीं सर, थोड़ी देर में बता दूंगी। इतना कहकर पूर्विका अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी नितिन ने पानी की बोतल आगे बढ़ाते हुए पूर्विका को दिया। ये लो, पानी पी लो। पूर्विका: थैंक यू, और पानी पीकर बोतल वापस कर दी। नितिन हल्का सा मुस्कुराते हुए: इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? पूर्विका: चलिए ठीक, अब से नहीं बोलूंगी। वो भी मुस्कुरा जाती है। दीपक ये सब पीछे से देख रहा होता है और वो कुछ बोल ही ना सका। अध्यापक महोदय ने भी चपरासी को बुलाकर स्कूटी सही कराने के लिए भेजा। तभी पीछे से एक आवाज आई। टॉपर महोदय यानी पवन ने टेस्ट लेने के बारे में बात छेड़ देते हैं। ये टॉपर ऐसे क्यों होते हैं यार, मेरी भी समझ में नहीं आता। तभी अध्यापक महोदय ने टेस्ट की शुरुआत की और एक के बाद एक कठिन सवाल दे रहे थे। सभी बच्चों के तोते उड़े हुए और फिर सभी बच्चों को अलग अलग बैठा दिया गया। सभी बच्चों की नजरें ऊपर छत को देख रही थीं। एक तरफ टॉपर महोदय और दूसरी ओर पूर्विका बैठे हुए थे। पूर्विका की साइड में थोड़ी दूर पर नितिन बैठा हुआ था, जो कि उसको निहार रहा था। शायद उसको पूर्विका से प्यार हो गया था। दीपक और मैं अध्यापक महोदय के जस्ट बराबर में और दोनों ओर बैठकर अपना टेस्ट दे रहे थे। नकल करने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, पर कुछ ना कुछ तो सभी कर रहे थे। कोई हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा था। नितिन भी थोड़ा बहुत लिख रहा था और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद पूर्विका को निहारने लग जाता। पूर्विका की कलम भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, दनादन लिखे जा रही थी। तभी उसकी नजर नितिन पर पड़ी तो देख रही है कि नितिन उससे नजरें हटाने का नाम नहीं ले रहा है। वो शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है। अब टेस्ट में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। सब जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ ही देर बाद अध्यापक महोदय ने कॉपी जमा करने को बोल दिया और फिर सारी कॉपी लेकर स्टाफ रूम की ओर चले गए। आज जब अध्यापक बाहर चले गए तो इस पर नितिन की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। जैसे पहले जयकारे लगाना, डांस करना उसकी रोज की आदत थी, वो शरारत मुझे आज दिखाई नहीं पड़ी। क्या नितिन बदल रहा था या पूर्विका को ये सब दिखाने के लिए कर रहा था? इधर दीपक शांत सा बैठा हुआ है, लेकिन दीपक उतना बेचैन नहीं था जितना बेचैन नितिन लग रहा था। दीपक को पूर्विका से लगाव तो था, पर शायद इतना भी नहीं कि उसके लिए पागल हो जाए और अपनी पढ़ाई पर जरा भी ध्यान ना दे। वो ऐसा नहीं था। पढ़ाई से उसका बहुत गहरा नाता था। उसे अपने परिवार की बहुत चिंता रहती। उसके पापा कपड़े की दुकान पर काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसी कारण वो इन सब चीजों से दूर ही रहता था। लेकिन शायद दीपक को वक्त चाहिए था अपनी बात पूर्विका तक पहुंचाने के लिए। और वक्त भला किसका इंतजार करता है? स्कूल से निकलने के बाद जब तीनों चाय के खोखे पर जाकर चाय पीने लगे तो नितिन दीपक के सड़े सी शक्ल को देखकर बोला, तू भी ना यार दीपक, छोटी छोटी बातों पर इतना सीरियस हो जाता है। ले आज तू सिगरेट जला। तभी दीपक उसको जवाब देता है, भाई अपनी सिगरेट तू ही जला, आज जलाने के लिए बोल रहा है, कल पीने को कहेगा। अरे भाई ठीक है, मैं ही जला लेता हूँ, मर मत, नितिन बोला और फिर थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाते हैं। दीपक ये तो जानता था कि नितिन पूर्विका से कभी कभार बात कर लेता है, जैसे आज पानी की बोतल उसे दी, किंतु वो ये नहीं जानता पूर्विका को लेकर नितिन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उधर नितिन को पूर्विका से प्यार हो गया था। उसकी हालत तो पहले से ही ऐसी थी। अब वो बस पूर्विका को प्रपोज करने के बारे में सोचने लगा था, लेकिन कैसे? रात के 10 बजे थे। नितिन पूर्विका को याद करने लगता है। उसकी प्यारी सी स्माइल जो उसे पानी की बोतल वापस करते वक्त प्यार भरी नजरों से दी थी, मानो नितिन
एक पानी बिन मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। कभी कभी तो उसके दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे। कहीं पूर्विका का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या पता, हो भी सकता था। और फिर सोचने लग जाता है, मुझे भी तो अपने दिल की बात बतानी है उसे, अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। कभी तो सोचता कि उसे अपने घुटने पर बैठकर सबके सामने प्रपोज करूं। नहीं नहीं, ये करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वैसे तू खुद को बड़ा जिगर वाला समझता है, हर एक चलती लड़की पर कमेंट करता था, अब क्या हो गया? अपने आप से सवाल करता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो एक लेटर लिखे और फिर उस लेटर को पूर्विका को दे, लेकिन उसके लिए भी सामने से जाने की हिम्मत नहीं थी। चलो लेटर तो लिख ही लूं, देने के बारे में कल सोचता हूँ, नितिन सोचने लगा और फिर लेटर लिखने लग जाता है। न जाने कितने पन्ने खराब कर दिए। वो नहीं जानता था कि लेटर कैसे पेपर पर लिखा जाता है, कैसे कलर का होना चाहिए, लड़कियों के पसंदीदा कलर के बारे में भी नहीं जानता था। तो वो एक साधारण सा फोटो स्टेट वाले पेपर पर लेटर लिखने लग जाता है। नितिन बिना किसी को बताए वो पूर्विका से अपनी बात कहना चाह रहा था। अब तक रात के 12:30 बज चुके थे, तो वो सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह स्कूल भी जाना था और अध्यापक महोदय टेस्ट का रिजल्ट भी बताने वाले थे, लेकिन नितिन को टेस्ट की कोई फिक्र न थी। दरअसल वो तो पूर्विका के लिए स्कूल जा रहा था। और फिर 2 बजे जाके नितिन को नींद आई। सुबह को स्कूल में क्या देखता है कि कक्षा में कोई भी नहीं पहुंचा, वहां केवल पूर्विका ही दिखाई देती है। नितिन मौके का फायदा उठाकर पूर्विका का हाथ थाम लेता है और अपने मन की सारी बात कह देता है। ये सुनकर पूर्विका शर्म से अपना सर झुका लेती है और नितिन के हाथ को कस के पकड़ लेती है। नितिन के बदन में एक झंझनाहट सी होने लगी। किसी लड़की का इतने प्यार भरा स्पर्श उसने पहली बार महसूस किया। थोड़ी देर में जब दोनों की नजरें मिलीं, दोनों एक दूसरे में डूबे हुए हैं और धीरे से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और फिर देर न करते हुए नितिन पूर्विका को अपने सीने से लगा लेता है। तभी नितिन की मम्मी की आवाज आती है, अरे कमबख्त मारे, अब तो उठ जा, सुबह के 9 बजे हैं, स्कूल नहीं जाना। नितिन की अचानक से आंख खुल जाती है और सोचने लगता है कि ये सपना था। फिर अपने सर में हाथ मारता है और मुस्कुराने लगता है। नितिन जल्दी जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। आज वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। कक्षा में सारे विद्यार्थी पहुंच चुके थे, सारी कॉपियां लेकर। अध्यापक महोदय भी मौजूद थे। तो अध्यापक महोदय लेट हो जाने का कारण पूछा। अब नितिन कैसे बताए कि वो आज पूर्विका की वजह से लेट हो गया। इस पर नितिन पेट दर्द का बहाना बना देता है। अध्यापक महोदय उसे अंदर बुला लेते हैं। पूर्विका को देखने के बाद उसका मन खिल उठता है। अब अध्यापक महोदय टेस्ट का रिजल्ट दिखा रहे होते हैं और एक एक करके सबकी कॉपी वापस कर रहे थे। टॉपर महोदय की शक्ल पर 12 बज चुके थे, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर रहे। पूर्विका का चेहरा खिला हुआ था, वो पहले स्थान पर थी और दीपक अपने तीसरे स्थान पर ही था। इस बार नितिन की जगह पर टॉपर महोदय आ गए थे। टेस्ट को लेकर नितिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पूर्विका को देखकर ही खुश था। जस्ट बराबर में बैठी पूर्विका के चेहरे पर जब खुशी देखी तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। नितिन तो बस उसे ही देखे जा रहा था। अध्यापक महोदय जल्दी में थे, तो उन्हें घर जाना था। दरअसल उन्हें आज ही अपने गांव के लिए निकलना था। अब पूरा लेक्चर खाली था, तो सभी विद्यार्थी बाहर स्कूल के ग्राउंड में चले गए। अब कक्षा में केवल हम 4 लोग थे, पूर्विका, नितिन, दीपक और मैं। दीपक अपनी पढ़ाई कर रहा था और मैं उसके पास बैठा मटर गश्ती कर रहा था। नितिन के पास ये अच्छा मौका था अपने प्यार का इजहार करने का, लेकिन बोलने की हिम्मत ना पाने के कारण फिर चुप रह गया। किंतु मैं कुछ अलग देख रहा था। नितिन, पूर्विका अपनी टेस्ट कॉपी दिखाना। पूर्विका, क्यों, क्या करोगे? नितिन, अरे यार दिखाओ तो सही। ठीक है, ये लो। पूर्विका ने कॉपी देते हुए बोला। थोड़ी देर तक उसके आगे पीछे पन्ने पलटकर उसने एक कागज निकाला और पूर्विका को दिखाते हुए उसकी कॉपी में रख दिया और फिर पूर्विका को वापस कर देता है। जब पूर्विका ने उस कागज को निकाला और पढ़ने लगी, डियर पूर्विका, मेरे अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कागज को अपनी बात कहने का जरिया बनाया है। मैं सच कह रहा हूँ पूर्विका, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, अलग अलग तरह के सपने बुन रहा हूँ और मैं अपनी दुनिया में तुम्हें महसूस करने लगा हूँ। मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग आती है और हमेशा तुमको अपने पास महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है हर वक्त तुम मेरे साथ रहती हो, जैसे मेरे दिल में तुमने अपना घर बना लिया हो। और अब देर ना करते हुए
अपने दिल की बात तुमसे कहने जा रहा हूँ। अगर तुम भी मेरे प्रति ऐसा महसूस करती हो तो जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें 3 दिन तक का वक़्त दे रहा हूँ। तुम आराम से सोचकर अपना जवाबी लेटर लिख देना। अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहता हूँ। आई लव यू पूर्विका, नितिन। लेटर पढ़ने के बाद पूर्विका ने एक लंबी सी सांस ली। उसका चेहरा लाल हो गया था। शायद गुस्से में लग रही थी या फिर उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। तभी बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर घर चली गई। अब नितिन टेंशन में आ गया। अब क्या होगा? अगर कोई जवाब नहीं देना था तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे क्यों चली गई? थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी होने को थी। सभी विद्यार्थी कक्षा में आ गए। पूर्विका के दिखाई न देने पर दीपक ने मेरे से सवाल किया, अजय, ये पूर्विका नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई? वो तो चली गई, मैंने जवाब दिया। चली गई, लेकिन इतनी जल्दी और बिना बताए? दीपक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आज नितिन और पूर्विका के बीच में क्या हुआ है। तभी स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे घर के लिए निकल जाते हैं। आज नितिन भी अकेला ही चला गया। उधर पूर्विका अपने घर पहुंची तो किसी से बात किए बगैर अपने कमरे की ओर चली गई और सोचने लगी, मैंने ऐसा भी कभी सोचा नहीं था कि नितिन इस तरह से मुझे प्रपोज करेगा। मैं तो बस उसे अपना दोस्त समझती थी। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे प्यार कर बैठेगा। मान लिया मैंने उससे थोड़ी बहुत बात कर ली और उसकी बातों पर मुस्कुरा दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे प्रपोज करे। मैंने नितिन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। भला उसने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो फालतू के सपने देखे जा रहा है? मैंने तो कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा। उसे ही क्या, मैंने तो कभी भी किसी लड़के के बारे में ये नहीं सोचा। मेरे दिल में नितिन के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे अभद्र व्यवहार वाले इंसान के साथ तो मैं कभी ना जाऊं। आखिर वो मेरे बारे में जानता ही क्या है जो बिना कुछ सोचे समझे मुझे लेटर थमा दिया। मन कर रहा है उसके दो चार लगाऊं। ये कहते गुस्से में तकिए को नोचने लगती है और कहती है, मैं कल बताऊंगी इस नितिन के बच्चे को। इतना कह के चुप हो जाती है। तभी पूर्विका की मम्मी उसे बुलाती हैं। बेटा पूर्विका, आजा खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है अभी। पूर्विका बोली, अरे तूने सुबह से नाश्ते के अलावा कुछ खाया भी है या ऐसे ही भूख नहीं है? माँ, मैंने बोला ना कि मुझे भूख नहीं है अभी। ठीक है, मर भूखी, मत खा। इतना बोलकर माँ अपने काम में लग जाती है। पूर्विका थकी हुई थी और ऊपर से ये टेंशन आ गई। अब वो सोना चाहती थी लेकिन उसे नींद नहीं आती है। कभी इधर करवट बदलती है तो कभी उधर। थोड़ी देर में पूर्विका को नींद आ जाती है। शाम के 7 बजे हुए थे। तभी पूर्विका की मम्मी उसे उठाने आ जाती हैं। कब तक सोएगी? आखिर तुझे आज हो क्या गया है? चल उठ, 7 बज गए हैं। मम्मी, मुझे सोना है अभी। अरे अब कितना सोएगी? इतनी देर से सो तो रही थी। चल उठ, तेरे पापा बुला रहे हैं, खाना खा ले। माँ, मैंने बोला तो था मुझे भूख नहीं है। ये तूने दोपहर को बोला था, लेकिन अब शाम हो रही है। चल उठ, या पापा को बुलाऊं? ठीक है, आ रही हूँ, बस अब खुश हो। तभी पूर्विका अपनी मम्मी के साथ डिनर की तैयारी में लग जाती है। दरअसल पूर्विका का कोई भाई बहन नहीं था। वो अपने घर में अकेली ही थी और मम्मी पापा की लाडली भी। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा के साथ डिनर करती है और अपने कमरे की ओर चली आती है। आज उसने खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया था। इधर नितिन भी टेंशन में लग रहा था। उसे भी पूर्विका की चिंता हो रही थी और कल के बारे में सोचने लगा, क्या पूर्विका मान जाएगी? अपने आप से सवाल करने लगा। आज नितिन ने भी खाना नहीं खाया था, ऐसे ही बेड पर पड़े पड़े सो गया। इधर दीपक बाबू को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उनको पूर्विका से ये सब कहने के लिए अभी भी वक्त चाहिए था। इतना भोला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोग इसे भोलू से ही बुलाते हैं। ये बुद्धू इसी लायक है। पता नहीं इसका क्या होगा। कभी तो पढ़ाई से अपना मन हटाया कर। इसके अलावा भी एक दुनिया है यहाँ। अब सुबह जब स्कूल पहुंचा तो देखा कि नितिन पहले से वहां बैठा था। कक्षा में कोई और विद्यार्थी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो पूर्विका के इंतजार में बैठा हुआ था। धीरे धीरे सारे विद्यार्थी आ गए, लेकिन पूर्विका अभी तक नहीं आई। अब नितिन को उसकी चिंता होने लगी। रोज तो समय से पहले ही पहुंच जाया करती थी। भला आज कहाँ देर हो गई? अब नितिन बार बार दरवाजे की ओर झांकने लगता है। कुछ देर बाद पूर्विका आती है। इस पर नितिन का दिल खुश हो जाता है। पूर्विका अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और नितिन की तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था। सभी विद्यार्थियों का ध्यान मास्टर जी की तरफ होता है, किंतु नितिन पूर्विका को ही देखे जा रहा था। वो जानता था कि आज पूर्विका उसे हाँ में जवाब देगी और मन ही मन में खुश हो रहा था। दूसरा लेक्चर शुरू हो गया, पर नितिन की नजरें अभी भी पूर्विका पर ही टिकी हुई थीं, लेकिन पूर्विका ने उसे पलट कर भी नहीं देखा।
अब नितिन उदास हो जाता है। उसने एक भी बार पलटकर जो नहीं देखा। दूसरे दिन भी यही हुआ। इसी प्रकार से 5 दिन निकल जाते हैं, लेकिन नितिन को प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला। अब नितिन से रहा नहीं गया और बीच सड़क पर पूर्विका का हाथ पकड़ लिया। पूर्विका, नितिन मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। नितिन, मैं नहीं छोड़ूंगा। पूर्विका, मैं शोर मचा दूंगी। नितिन, सोच लो। नितिन, बेशक मचा दो शोर, आज मैं नहीं डरने वाला। एक बार मेरे से बात तो करो। पूर्विका, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। नितिन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें जो इतना रूड बिहेव कर रही हो मेरे साथ? पूर्विका, आखिर तुम चाहते क्या हो? नितिन, नितिन, मैं तुमको चाहता हूँ। पूर्विका, सिर्फ तुम्हें। पूर्विका, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। हट जाओ मेरे रास्ते से। और गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। आज नितिन का दिल फूट फूट कर रो रहा था। अब वो अंदर से टूट चुका था। ऐसा लग रहा था अब उसके जीवन में अंधकार छा गया हो। बस रोए ही जा रहा था। घर पर किसी से कोई बात नहीं करता, कभी खाना खाता तो कभी नहीं, और सिगरेट पर सिगरेट पीता रहता। और अब नितिन ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया था। 10 दिन गुजर गए, लेकिन नितिन स्कूल नहीं आया। अब मुझे और दीपक को भी उसकी चिंता होने लगी। दीपक ने जब मुझे नितिन के ना आने का कारण भी पूछा, तो मैंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अगर दीपक को ये सब पता चलता तो उसका दिल भी टूट जाता, तो मैंने चुप ही रहना उचित समझा। कई बार मैं और दीपक नितिन के घर पर भी गए, किंतु वहां नितिन कभी नहीं मिला। उसका फोन भी ट्राई किया था, किंतु उसका फोन भी हमेशा बंद ही रहता। नितिन की मम्मी ने बताया कि सुबह को घर से निकलता है और शाम को 8-9 बजे ही घर में घुसता है। किसी से कोई बात भी नहीं करता। कभी खाना खाएगा तो कभी बिना खाए ही सो जाता है। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया आजकल। इतना कह के आंटी चुप हो जाती हैं। शायद वो बहुत दुखी लग रही थीं, बस किसी तरह से अपने आंसुओं को रोक रही थीं। तो फिर हम दोनों ने वहां से वापस जाना जरूरी समझा। हम उन्हें और ज्यादा दुखी देखना नहीं चाहते थे, और फिर हम वापस अपने घर आ गए। इधर जब 10 दिनों से नितिन स्कूल नहीं आया, तो पूर्विका को भी चिंता होने लगी। लेकिन अभी भी उससे नितिन से प्यार था या नहीं, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। वो भी पूरा दिन कक्षा में शांत बैठी रहती। अब शायद उसे बुरा फील हो रहा था। तब एक दिन फिर दीपक उसके पास आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ पूर्विका, आजकल तुम बहुत ही ज्यादा चुप रहती हो, इसकी कोई वजह है या ऐसे ही? पूर्विका, कुछ नहीं दीपक, बस ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है। और चुप हो जाती है। और फिर दोनों बात करने लगे, और बात करते करते पूरा दिन निकल गया। उन दोनों को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो गई और सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। एक खास बात ये थी कि आज दीपक बहुत खुश नजर आ रहा था। अब यही लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। अब पूर्विका ने नितिन के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। इसकी वजह दीपक था, जो कि पूर्विका का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वो दोनों स्कूल के ग्राउंड में बैठकर पूरा दिन पढ़ाई करते रहते और कभी कभार हंसी मजाक भी कर लिया करते। इधर नितिन भी रोज स्कूल के गेट तक आता और फिर पूर्विका को देखकर एक स्टॉकर की तरह उसके पीछे पीछे जाया करता। वो ऐसा करके ही खुश रह रहा था। जब भी वो स्कूल के लिए घर से निकलती, उसके पीछे जाना और वापस आते वक्त उसके पीछे आना उसका रोज का काम था। ऐसा करते उसे करीब 25 दिन हो गए थे। एक दिन पूर्विका अपनी स्कूटी से जा रही थी। नितिन उसके पीछे करीब 20 मीटर की दूरी पर था। तभी अचानक से एक कार बहुत ही स्पीड से आई और पूर्विका को टक्कर मारती हुई चली गई। अब जैसे ही गाड़ी ने पूर्विका को टक्कर मारी, पूर्विका हवा में उछलती हुई रोड की एक तरफ और स्कूटी दूसरी तरफ जा गिरी। ये देख नितिन ने अपनी बाइक ऐसे ही छोड़कर जल्दी से पूर्विका की ओर भागा। पूर्विका बेहोश हो गई थी। उसके सिर में बहुत तेजी से खून बह रहा था। ये देखकर नितिन घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूर्विका पूर्विका। तभी कुछ लोग भी एकत्र हो गए और फिर नितिन एकदम से उठा और एम्बुलेंस को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई। फिर पूर्विका को एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले जाया गया। पूर्विका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी नितिन का फोन मेरे पास आया और मैं दीपक भी वहां पहुंच गए। पूर्विका का फोन भी टूट चुका था, तो उसके मम्मी पापा को भी इस बारे में अभी कुछ नहीं पता था। अब नितिन ने मुझे और दीपक को हॉस्पिटल में छोड़कर सीधा पूर्विका के घर चला गया। उधर पूर्विका की मम्मी उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। ये लड़की भी ना एक फोन तक नहीं कर सकती और फिर पूर्विका का फोन ट्राई करती हैं। पूर्विका का नंबर बंद जा रहा था, तो उन्होंने 2-3 बार और ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर नहीं मिला। अब पूर्विका की मम्मी चिंता में पड़ गईं। तभी उनके घर की डोरबेल बजी, तो वो झट से खड़ी हुई।
लगता है पूर्विका आ गई। लेकिन जब गेट खोला तो देखा एक लड़का जो बहुत परेशान दिख रहा है। उसके पूरे कपड़े खून में रंगे हुए हैं। ये देखकर वो घबरा जाती हैं। तभी नितिन देर ना करते हुए उन्हें ये बात बता देता है। बेटी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो एकदम से मौन हो गईं। उनकी दांती भिज गई थी और जोर से जमीन पर गिर गईं। अब नितिन उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठाने में असमर्थ था। बहुत मुश्किल से उसने आंटी को उठाया और फिर सोफे पर बिठाया और फिर उनके मुंह में 2-3 बार पानी डाला। तब जाके उन्हें होश आया। होश आते ही वो जोर जोर से रोने लगी। नितिन ने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया और फिर हॉस्पिटल लेकर आ गया। पूर्विका की इतनी बुरी हालत देख वो और ज्यादा रोने लगती हैं। नितिन, आंटी मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी पूर्विका के पापा भी आ गए। उसकी ये हालत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दीवार के सहारे ऐसे जाकर लगे जैसे उन्हें किसी ने जोर से धक्का मारा हो। पूर्विका की हालत बहुत ही गंभीर नजर आ रही थी। एक से एक स्पेशल डॉक्टर उसके इलाज में लगे हुए थे। शाम के 8 बज चुके थे। तभी डॉक्टर ने बताया कि अब पूर्विका खतरे से बाहर है। तो सभी के चेहरे खिल उठे और उसके मम्मी पापा ने नितिन का शुक्रिया अदा किया। नितिन, अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? पूर्विका भी तो मेरी दोस्त है। अब जब रात के 9 बज गए तो आंटी अंकल ने हमें जाने के लिए कहा। इस पर नितिन ने पूर्विका के पास ही रहने का फैसला लिया और हम दोनों को वापस भेज दिया। नितिन की परेशानी भी जायज थी। आखिर वो पूर्विका से बहुत प्यार जो करता था और अब तो उसका प्यार और भी गहरा हो गया था। मैं और दीपक रोज वहां जाते और वापस चले आते थे। मैंने नितिन के घर से उसके कुछ कपड़े लेकर उसको दिए तो उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। नितिन पूरा दिन यहाँ से वहां घूमता रहता, जैसे मेडिकल से दवाइयाँ लाना, ऐसे बहुत सारे काम किया करता। उसे पूर्विका की खुद से भी ज्यादा फिक्र रहती। उधर दीपक भी चिंता में पड़ा रहता, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। उसे हमेशा अपने घर वालों का डर रहता। इसलिए पूर्विका के लिए एक रात भी हॉस्पिटल में ना रुक सका और घर पे जाकर अकेले में रोने लगता। 3 दिन गुजर गए। पूर्विका को अभी तक होश नहीं आया था। सुबह के 10 बजे हुए थे। आंटी नहाने गई थी तो नितिन अकेला ही पूर्विका के पास बैठा हुआ था। तभी पूर्विका की हल्की सी आवाज निकली, माँ, मम्मी। तभी नितिन खड़ा हो गया और जल्दी से पूर्विका के पास गया तो देखा कि अब उसे होश आ गया है। अब जैसी पूर्विका ने अपनी आंखें खोली तो नितिन को अपने सामने पाया। शायद पूर्विका को नितिन के पास होने का यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी आंख बंद करके दोबारा से खोली तो फिर से नितिन वही था। नितिन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जैसे उसे आज सब मिल गया हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पूर्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आंटी नहा के वापस आ गईं और पूर्विका को होश में देखकर खुशी से पागल हो गईं और तुरंत ही अंकल को फोन करके बताया। अब अंकल की सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। अब नितिन पूर्विका का पूरा ख्याल रखने लगा। डॉक्टर जो भी चीज लाने को कहते वो उसमें जरा सी भी देर नहीं करता। उसकी दवाई से लेकर खाना पीना सब नितिन ने अपने हाथ में ले लिया था। जैसे मैंने पहले बताया था कि पूर्विका का और कोई भाई बहन नहीं था, तो ये सब जिम्मेदारी नितिन ने ले ली। नितिन को देखकर पूर्विका के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। करीब 15 दिन गुजर गए थे। नितिन पूर्विका की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। पूर्विका ये सब देख रही थी तो उसे नितिन की सारी अच्छाइयों के बारे में मालूम हुआ। वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसका नितिन ने इतना अच्छा ख्याल जो रखा। तभी एक दिन जब नितिन पूर्विका को जूस पिला रहा था और आंटी भी वहां पर मौजूद थी, तो पूर्विका की नजरें नितिन को देख रही थीं। शायद उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये जब नितिन ने देखा तो अपने आप को संभालते हुए पूर्विका को जूस पीने को कहता है, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया था और फिर से नितिन की आंखों में झांकने लगी। शायद उससे पूछ रही हो कि तुम वही नितिन हो। और एक बार फिर नितिन ने अपने आप को संभाला। ये क्रम निरंतर 4-5 बार चला। नितिन बार बार पूर्विका को जूस पीने को कहता और पूर्विका बार बार नितिन को देखने लग जाती। तभी नितिन जूस का गिलास हटाकर वापस जाने लगा और फिर अब क्या देखने को मिलता है कि पूर्विका ने नितिन का हाथ पकड़ लिया। नितिन, पूर्विका ये क्या कर रही हो तुम? पूर्विका, कुछ भी मत बोलो, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। नितिन, पूर्विका हाथ छोड़ो, अगर आंटी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पूर्विका, हो जाने दो, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। नितिन, मेरी बात मानो पूर्विका, ये सब ठीक नहीं है। पूर्विका, क्यों ठीक नहीं है? तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? नितिन, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। पूर्विका,
तो क्यों मेरा रोज स्टॉकर की तरह पीछा किया और यहाँ 15 दिन से क्यों पड़े हुए हो? क्यों मेरे होश में आने के वक्त तुम ही मेरी आंखों के सामने थे? बताओ नितिन, क्यों? है तुम्हारे पास कोई जवाब? नितिन, देखो पूर्विका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बस तुम्हारी देखभाल के लिए रुका था और कुछ नहीं। पूर्विका, अच्छा, तो तुम केवल मेरी देखभाल के लिए ही रुके थे? खाओ मेरी कसम कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। अब नितिन चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था और बाहर जाने लगता है। तभी पूर्विका उसे जाने से रोकती है और जवाब मांगती है। अब पूर्विका की आंखों में से आंसू निकलने लगे। नितिन भी अपने आप को बहुत रोक रहा था और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्विका ने उसका हाथ बहुत जोरों से पकड़ रखा था। पूर्विका बस रोए जा रही थी। नितिन, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे बताओ ना, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। नितिन प्लीज, पूर्विका ने रोते हुए कहा। अब नितिन का दिल भी पिघल गया और फिर पूर्विका को प्यार भरी नजरों से देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थीं और दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह क्या दृश्य था! पूर्विका आज प्यार का एहसास अच्छी तरह से समझ पा रही थी। नितिन भी बहुत ज्यादा खुश था। फिर दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और फिर पूर्विका कहने लगी, अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नितिन पूर्विका से कभी न जाने का वादा करता है कि अब वो उससे दूर कभी नहीं जाएगा और एक बार फिर एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। तभी पूर्विका देर ना करते हुए नितिन के सीने से लग जाती है और कस के एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। करीब 2 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में जकड़े रहते हैं। दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ने लगती है, लेकिन कोई भी अलग होने को तैयार नहीं था। क्या देखने लायक नजारा था! आज दोनों प्रेमी एक हो गए हैं। और फिर एक आवाज हुई। शायद आंटी अंदर की तरफ आ रही थी। तभी दोनों झट से अलग हो गए और नितिन पूर्विका को फिर से जूस पिलाने लग जाता है। पूर्विका और नितिन आज बहुत खुश लग रहे थे। पूर्विका को खुश देखकर आंटी भी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थीं। शायद उनके लिए भी ये सबसे अच्छा दिन था। अब दिन भर पूर्विका की आंखें नितिन को और नितिन की आंखें पूर्विका को ढूंढती रहती थीं। इधर दीपक को पूर्विका की चिंता खाए जा रही थी कि वो अब कैसी है। पता नहीं कब से स्कूल आएगी और मेरे से बात करेगी। मैं उसे फोन भी नहीं कर सकता। उसका फोन जो टूट गया, मैं क्या करूं? उससे कैसे बात करूंगा इस हालत में? तो मैं अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया था। इधर पूर्विका की हालत में भी सुधार नजर आ रहा था, तो उसने स्कूल जाने का निर्णय किया और फिर स्कूल जाने लगी। अक्सर नितिन और पूर्विका साथ ही जाते थे। पहले नितिन पूर्विका को उसके घर छोड़ता, फिर अपने घर को चला जाया करता। दोनों अच्छी तरह से रह रहे थे और बहुत खुश थे। दीपक जब ये देखता तो उसका मन उदास हो जाया करता। उसे अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था कि नितिन और पूर्विका के बीच में क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ही कम बात करता। कभी कभी सोचता कि पूर्विका के एक्सीडेंट ने तो मेरी किस्मत ही उलट पुलट कर दी। मैंने क्या सोचा था और क्या देखने को मिल रहा है। जब एक दिन स्कूल में कोई भी विद्यार्थी नहीं आया तो दोनों पास में बैठकर बातें करने लगे। पूर्विका का चेहरा आज खिला खिला सा लग रहा था। धीरे धीरे दोनों और करीब आ गए। दोनों के बीच में जरा भी फासला नहीं बचा और एक दूसरे में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पंछियों का एक जोड़ा किसी डाल पर बैठा हलचल कर रहा हो और किसी भी प्रकार के डर से बहुत दूर चले गए हों। दोनों के हाथ एक दूसरे के कंधे पर रखे हुए हैं और आंखों आंखों में बात कर रहे हैं। पूर्विका और नितिन अपने होठों को एक दूसरे के करीब ले जा रहे होते हैं। अब बस दोनों के होठ आपस में मिलने वाले होते हैं। तभी अचानक से दीपक कक्षा में प्रवेश कर जाता है और तुरंत ही नितिन और पूर्विका अलग हो जाते हैं। दीपक को देखकर दोनों ने अपनी नजरें झुका ली थीं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ये देखकर दीपक के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जैसे उसका सब कुछ छीन लिया गया हो और उसके जीवन का अब कुछ मोल ही ना बचा हो। बिना कुछ बोले दीपक एकदम असहाय सा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बेचारा कह भी क्या सकता था। थोड़ी देर पश्चात अपना बैग लेकर स्कूल के ग्राउंड में चला जाता है और वहीं पर अपनी पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था। भला ऐसे में किसी का मन पढ़ाई में कैसे लगता? वही दीपक का हाल था। बस किसी प्रकार से अपने आंसुओं को रोक रहा था। मैं उसका हाल भली भांति महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपना बैग उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। अब दीपक ने स्कूल भी आना बंद कर दिया था। हफ्ते में एक आध बार गया तो गया। मैंने भी उसे कई बार समझाया था, मेरी एक भी मानने को तैयार नहीं था। बार बार पूर्विका को याद करता और रोने लग जाता।
खाना पीना भी छोड़ दिया था। जिसने कभी ऐसा नहीं किया, भला आज वो ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा करते करते 15 दिन निकल गए। मैं एक बार फिर से उसके पास गया और उसे बड़े प्यार से समझाया। अब उसके समझ में आ गई थी कि वो एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेगा, जिस पर मेरा हक नहीं। उसके लिए मुझे क्या आंसू बहाना। अब दीपक ने अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से शुरू कर दी। धीरे धीरे 12वीं की परीक्षा भी नजदीक आ गई, तो मैं और दीपक तैयारी में लग गए। और अब दीपक पूर्विका की याद में रोना भी बंद कर दिया था। फिर 12वीं की परीक्षा हुई और फिर रिजल्ट भी आ गया। सभी अच्छी तरह से पास हो गए थे। मैं, दीपक, नितिन, पूर्विका और टॉपर महोदय भी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। पूर्विका और नितिन की प्रेम कहानी अच्छी चल रही थी। अब सब लोग आगे की सोचने लग जाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये सोचकर दीपक हंसने लगा। यार अजय, मैं भी ना कितना भोलू था जो पूर्विका को प्रपोज भी ना कर पाया और उसे नितिन ले गया। ये सोचकर दीपक और हंसने लगा। ये देख मुझे भी हंसी आ गई। बहुत दिनों के बाद मैंने उसके चेहरे पर हंसी देखी थी। और मैं और दीपक अभी भी छत पर बैठे हुए बात कर रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। हमने खाना भी नहीं खाया था। दीपक की हंसी देखकर नंदिनी ऊपर चली आई और जीने के गेट पर खड़ी होकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। दीपक हंसी रहा था, तभी मेरी नजर नंदिनी पर पड़ी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि नंदिनी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप ही रहने को कहा। दीपक को इस तरह से हंसता हुआ देख वो अपना सारा गम भूल गई थी और खुद भी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर तक नंदिनी खड़ी रही और फिर चली गई। और फिर दीपक सोचने लगा, 6 साल पहले 12वीं के बाद दीपक और मैंने एक कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ले लिया। पूर्विका और नितिन ने किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। हालांकि उनका कॉलेज भी पास था, किंतु हम लोग फिर भी दूर हो गए थे। फोन पर कभी कभार बात हो जाया करती और फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। उस कॉलेज में हम दोनों किसी को भी नहीं जानते थे। दीपक आज भी भोला भाला और शांत स्वभाव वाला था। भला इंसान में क्या बदलाव आता है, बस थोड़ा हुलिया ही तो बदल जाता है। दिल तो सबका वैसा ही रहता है। कक्षा में हमारा तीसरा दिन था। मैं देख रहा था कि एक लड़की जिस दिन से हम कॉलेज में आए हैं तभी से दीपक को देखे जा रही है, लेकिन दीपक ने कभी उसकी तरफ गौर नहीं किया। वो अब सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था, किसी से कोई फालतू बात नहीं करता। शायद वो डरता था कहीं पहले की तरह कुछ हुआ तो वो सहन नहीं कर पाएगा और हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता। आज हमें कॉलेज में 8 दिन हो गए थे, लेकिन वो लड़की फिर भी दीपक को देखे जा रही थी। शायद उसे दीपक के अंदर कुछ दिखा हो, उसका शांत स्वभाव या उसकी मंद मंद हंसी। ऐसी बात नहीं है, दीपक हैंडसम नहीं था, बस उसकी बदली हुई हेयर स्टाइल, वो आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा, क्लीन शेव में अपना दीपक का लुक काफी चेंज हो गया था। उस लड़की ने अपना नाम मानवी बताया। जब मैंने दूसरे दिन जाकर उसे पूछा, धीरे धीरे मानवी से हमारी पहचान बन गई। कभी कभी हम साथ में कहीं घूमने भी चले जाया करते थे। दीपक मानवी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब पढ़ाई का लोड ज्यादा हुआ तो हमने एक कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा और कोचिंग सेंटर की काफी तलाश करने के बाद एक जगह हमें पसंद आ गई और फिर हमने उस कोचिंग में जाने का फैसला किया। अगले दिन से हमें कोचिंग ज्वाइन करनी थी। जब मैं, दीपक और मानवी दूसरे दिन कोचिंग के लिए गए तो कुछ अलग ही देखने को मिला जिनसे हम दूर हुए थे। हाँ हाँ, पूर्विका और नितिन उसी कोचिंग में पढ़ते थे। हम दोनों को देखकर पूर्विका और नितिन बहुत खुश हुए। दीपक और मैं भी बहुत खुश थे, लेकिन हम सबके अलावा कोई और भी था जो दीपक को देखने के बाद खुद को ही भूल गई थी और पागलों की तरह अपनी नजर दीपक से हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बहुत ही अचंभे में पड़ गया था कि एक वक्त वो था जब पूर्विका के पीछे 2 लोग पड़े थे और आज ये एक दिन है कि दीपक के पीछे 2 लड़कियां पड़ी हैं। अगर इसे किस्मत ना कहें तो क्या कहें। यहाँ जो गर्लफ्रेंड के लिए मरा जा रहा है उसे तो कोई घास नहीं डाल रही, और जो लड़कियों से दूर भाग रहा है उसके पीछे दो दो पड़ी हुई हैं, मानवी और अनन्या। मानवी, जैसा कि मैंने बताया था कि मानवी हमारी क्लासमेट थी। उधर अनन्या, जो कि पूर्विका की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। पूर्विका दीपक के बारे में अक्सर अनन्या को बताया करती थी। अब अनन्या ने तो दीपक को अपना सब कुछ मान लिया था। इधर दीपक ने मानवी को कभी नोटिस नहीं किया तो इस पर मानवी उदास हो जाया करती थी। फिर मैं उसे समझाया करता। हालांकि मानवी ने मुझे नहीं बताया कि वो दीपक को पसंद करती है। हे राम, इन लड़कियों को समझाना मेरे बस की बात नहीं थी। अब हम तीनों साथ साथ कोचिंग जाया करते। मानवी दीपक के साथ जाना चाहती थी, किंतु वो हमेशा आगे निकल जाया करता। तब मैं और मानवी साथ चलते थे
और धीरे धीरे मेरी और मानवी की दोस्ती हो गई। उधर अनन्या दीपक को देखती रहती और कोचिंग के सभी लड़कों की नज़र भी अनन्या पर रहती। मुझे अक्सर ये देखने को मिलता था, अनन्या देखने में काफ़ी सुंदर, वो घुंघराले बाल, काली काली आंखें और गालों में हल्के हल्के डिम्पल किसी को भी पागल कर सकते थे। उसका मासूम सा चेहरा जो दीपक ने कभी नोटिस नहीं किया। अब तो उसे अपनी पढ़ाई से ही मतलब था, ना किसी को देखना और ना किसी से ज्यादा बोलना। खासकर लड़कियों से तो वो दूर ही रहने लगा था। पूरा महीना बीत गया, लेकिन अनन्या और दीपक की कोई बात नहीं बनी। अनन्या रोज दीपक की तरफ देखती, लेकिन दीपक ने एक भी बार नहीं देखा। अब भला अनन्या ये तो कहने से रही कि दीपक तू मुझे देख। अब अनन्या से नहीं रहा गया, तो उसने ठान लिया था कि अब वो दीपक को खुद ही प्रपोज करेगी। फिर एक दिन जब मैं और दीपक शाम को कोचिंग से वापस घर जा रहे थे, करीब शाम 6 बज गए थे। धूप भी खत्म होने चली थी, सभी स्टूडेंट चले गए थे और सड़क पर भीड़ भी नहीं थी। मैं और दीपक, साथ में मानवी भी चल रही थी। हम आगे आगे, हमारे पीछे 3 लोग और थे, पूर्विका, नितिन और अनन्या। पूर्विका बार बार अनन्या को दीपक के पास भेजती है, तब अनन्या दीपक के करीब जाती है और वापस लौट आती है। वो भी दीपक की ही तरह थी, जो कि 1 महीने से दीपक का ही इंतजार करती रही। आखिर में अनन्या हिम्मत करके दीपक के पास जाती है। तभी क्या देखने को मिला कि अनन्या दीपक का हाथ पकड़े हुए थी। इस पर दीपक एकदम भौचक्का सा रह गया और अनन्या की तरफ देख रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके साथ ऐसा पहली बार जो हुआ था। दीपक अभी भी चुप ही खड़ा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी अनन्या ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। ये नज़ारा हम सब देख रहे थे, लेकिन मानवी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी भी तरह से दीपक का हाथ अनन्या से छुड़ाना चाहती, किंतु ऐसा कर भी नहीं सकती थी और चुप ही रही। मैं मानवी का उतरा हुआ चेहरा अच्छी तरह से पढ़ पा रहा था। अनन्या अभी भी दीपक का हाथ थामे हुए थी और उसकी नम आंखें दीपक को देख रही थीं। पीछे से पूर्विका भी बार बार अनन्या को इशारा कर रही थी, लेकिन अनन्या की नज़र दीपक पर ही टिकी हुई थी, जैसे दो प्रेमी एक प्रेम रूपी संसार में भ्रमण कर रहे हों और किसी भी प्रकार के भय मात्र से बहुत दूर चले गए हों। तभी दीपक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, किंतु उसका हाथ अनन्या ने इस प्रकार से पकड़ा होता है कि आसानी से छुड़ा पाना मुश्किल था। और फिर दीपक ने अनन्या को हल्का सा झकझोरा। तभी अनन्या एकदम से दीपक का हाथ छोड़ती है। दीपक अनन्या से इस बारे में सवाल करता है। अब अनन्या ने मौन धारण कर लिया था और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। दीपक ने ऐसा पहली बार देखा था। फिर दीपक ने अपने हाथ से अनन्या के आंसू पोंछकर अनन्या से इसका कारण पूछा। बाप रे बाप, ये दीपक सच में भोलू है। भला इतना सब होने के बाद भी कारण कौन पूछता है। मैं मन ही मन सोचने लगा। जैसे ही दीपक ने अनन्या के आंसू पोंछे, अनन्या के चेहरे की हंसी वापस लौट रही थी। दीपक उसके गालों पर पड़ते हुए डिम्पल बाबला सा होकर अनन्या को देख रहा था। उसके घुंघराले बाल बादलों की तरह लग रहे थे। शायद दीपक ने आज पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा था। गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उसके होठ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तभी अनन्या ने अपने बैग से एक डायरी निकाली और दीपक के हाथ में थमा दी। इस पर दीपक की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तभी दीपक ने वो डायरी अपने बैग में डाल ली। फिर दोनों ने एक दूसरे को हल्की सी स्माइल दी। आज नितिन और पूर्विका भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं भी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मानवी का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। उसके मन में क्या चल रहा था मैं भली भांति जानता था, लेकिन मैं इस बारे में मानवी से बात करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने अपने घरों को चल दिए। जब दीपक अपने घर पहुंचा, तो बिना हाथ मुंह धोए ही अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मम्मी पापा ने कई आवाजें दी, लेकिन उसने सब अनसुना कर दिया और फिर आराम से बैठकर अनन्या की दी हुई डायरी खोली। जैसे ही पहला पेज खोला, तो सुनहरे से अक्षरों में एक प्यारी सी शायरी लिखी हुई थी। मैं इतनी बड़ी शायर तो नहीं जो तुम्हें शायरी सुना दूं, जो खुद ही एक शायरी की किताब है। भला उसको शायरी कैसे सुनाऊं। मेरी मिन्नतों को तुम मान भी जाया करो, बस इस तरह से मुझसे नाराज ना हुआ करो। मैं अधूरी सी हूँ तुम्हारे बगैर, ऐसे दूर जाया ना करो। ये पढ़ने के बाद दीपक का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक प्यारा सा एहसास समुंदर की हिलोरों की भांति उसके मन में उठ रहा था। तभी धीरे से अगला पेज खोला, तो पाया एक गुलाब का फूल जो पूरी तरह से सूख चुका था, न जाने कब से संभाल कर रखा था। दीपक उस गुलाब को निहारने लगता है। फिर तीसरा पेज खोलकर देखता है कि सुंदर हैंडराइटिंग में दीपक
जैसा पूर्विका तुम्हारे बारे में बताया करती थी, आप तो उससे भी सरल स्वभाव के हो। सच कहूँ दीपक, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। जब भी कोचिंग आती हूँ, मन करता है तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं, बस तुम्ही को देखती रहूं। जिस दिन से तुम आए हो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हमेशा तुमको ही निहारती रहती हूँ। लेकिन अभी तक तुमने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा, फिर भी तुम पर प्यार आ जाता है और फिर सारी भड़ास इस डायरी में लिख देती हूँ। हाँ हाँ मिस्टर दीपक, तुमसे ही बोल रही हूँ। तुम सुन रहे हो? लेकिन तुम कैसे सुनोगे? तुम तो किसी भी लड़की की तरफ देखते नहीं, लेकिन मेरी तरफ तो देख लिया करो एक बार। कब से तुम्ही को देखे जा रही हूँ, बुद्धू कहीं के। मैं क्यों हूँ ऐसी? क्यों मेरी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ? लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मेरी जिंदगी में आओगे। आज पूरा 1 महीना हो गया है, पता नहीं मुझे कब तक तुम्हारा इंतजार करना होगा। खैर कोई नहीं, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। लव यू दीपक। अब डायरी पढ़ने के बाद दीपक सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। एक ऐसी स्थिति मेरे सामने आ गई है जिसका सामना करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। उधर अनन्या की हालत एक बिन पानी की मछली की तरह हो गई है और कल के बारे में सोच रही है कि दीपक उसका होगा या नहीं, और सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन जब दीपक कोचिंग में पहुंचा तो देखता है कि अनन्या उसकी राह देख रही है। अनन्या की नज़र दरवाजे पर ही टिकी हुई है और दीपक को देखते ही अनन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दीपक भी अनन्या की तरफ हल्का सा मुस्कुरा देता है। अभी तक तो यही सोचता आ रहा था कि आज कोचिंग में मेरे साथ क्या होने वाला है। अनन्या के सामने मेरी हिम्मत कैसे होगी? उसने इतनी बड़ी बात जो कह दी है मुझसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। अनन्या की आंखें अब दीपक के ही ऊपर टिकी हुई हैं और जब दीपक अनन्या को देखता है तो उससे नजरें नहीं मिला पाता है और फिर पढ़ने लगता है। लेकिन आज उसका भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और बार बार अनन्या की तरफ देखे जा रहा था। अब मानवी जब ये नज़ारा देख रही थी तो उदास हो जाती है और रुआंसी सी होकर दीपक की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन अब धीरे धीरे दीपक अनन्या से अपनी नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा है और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। टीचर क्या पढ़ा रहा है, दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता और धीरे धीरे कोचिंग का टाइम भी खत्म हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स कोचिंग से बाहर निकल जाते हैं। दीपक और अनन्या अभी भी बैठे हुए हैं। तभी मैंने दीपक को हल्का सा झकझोरा और अनन्या को भी आवाज दी। अनन्या जल्दी से उठी और शर्माकर बाहर चली जाती है। दीपक को देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब ये हाथ से गया, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। जाने एक डायरी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि अब दोनों की नज़र एक दूसरे पर से हटने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जो भी हो, आज दीपक के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जो शायद 1 साल पहले खो गई थी। अनन्या का चेहरा भी खिल उठा था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर चिंता युक्त भाव नजर आ रहे थे। वो शायद इस बात को लेकर परेशान होगी कि आज आखिर क्या होने वाला है। दीपक की ये हंसी प्यार वाली है, ये ऐसे ही दिखावटी है जो मुझे दिखाने के लिए हो। कहीं उसे मेरा डायरी देना अच्छा लगा या नहीं? डायरी में जो लिखा है वो पढ़ के बुरा तो नहीं लगा? उसके मन में सवाल पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब उन सभी सवालों का जवाब केवल दीपक के पास ही है, जिसके लिए अनन्या को इंतजार करना होगा। हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही हैं। बारिश की वजह से सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं। रास्ता कल की तरह साफ सा हो गया। पूर्विका और मानवी ने दुपट्टे से अपना सर ढक लिया था। मुझे भी ठंड सी लगने लगी थी, लेकिन अनन्या का सर अभी भी खुला हुआ है। वो थोड़ी थोड़ी भीग गई है और ठंड की वजह से कपकपाने लग जाती है। बारिश की वजह से अंधेरा भी हो गया था। अब अनन्या दीपक का काफी देर से इंतजार कर रही होती है, लेकिन दीपक अभी तक उसके पास नहीं पहुंचता है। तो इस पर अनन्या उदास हो जाती है और फिर गुस्से में अपने घर जाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। दीपक बाबू अभी तक इसी सोच में डूबे हुए हैं कि मैं अनन्या के पास कैसे जाऊं। लेकिन जब तक दीपक ने अनन्या को जाते हुए देखा तो इस पर दीपक ने अनन्या को आवाज दी, किंतु वो नहीं रुकी, क्योंकि उसने पहले से ही दीपक का बहुत इंतजार कर लिया था। शायद अनन्या से अब इंतजार नहीं हो रहा था। बेचारी 1 महीने से इंतजार ही तो कर रही थी, और कब तक इंतजार करे। और फिर दीपक दौड़कर अनन्या के पास पहुंच गया और फिर जल्दी से अनन्या का हाथ थाम लेता है। ये देख अनन्या की सांसें तेज हो गई थीं।
कहाँ भागी जा रही थी तुम? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? दीपक ने कहा। अनन्या 1 महीने से इंतजार ही तो कर रही थी, और कितना, और फिर चुप हो जाती है। अनन्या की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इस पर दीपक से रहा नहीं गया तो उसके आंसू पोंछने लगता है और फिर मौका देकर अनन्या को अपने सीने से लगा लेता है। सीने से लगते ही अनन्या की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। शायद अनन्या भी इतना प्यार भरा एहसास पहली बार महसूस कर रही थी। और फिर अनन्या भी जोर से दीपक के सीने से लगकर अपनी बाहों से कसकर पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे में खो चुके होते हैं। आज दोनों ही प्रेमी प्यार का पहला एहसास महसूस कर रहे थे। इससे पहले कभी भी दीपक को किसी भी लड़की ने सीने से नहीं लगाया था, और न ही दीपक ने किसी को। करीब 5 मिनट से दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए फिर दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोनों के चेहरे खिल उठे थे। अनन्या किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। मैं, नितिन और पूर्विका दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं तो दीपक भी हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नजरें नीची कर लेता है, और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। लेकिन आज मानवी का दिल टूट गया था। मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इसका दिल फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। ये मोहब्बत भी ना किसी को जोड़ देती है तो किसी को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देती है। जिसको जो मिल जाए ठीक है, और ना मिल पाए उस पर अफसोस क्या करना। कुछ ऐसा ही आज मानवी के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी मानवी अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, और अब सभी अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। जब दीपक घर पहुंचा तो खुशी का ठिकाना न था। सबके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा था। आज वो घंटों मम्मी के साथ बैठा रहा, जो कि ऐसा पहली बार हुआ था। आज दीपक इतना खुश था जैसे उसे सारा जहां मिल गया हो। थोड़ी देर में रात हो चली थी तो दीपक खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन खुशी की वजह से आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर अनन्या का भी यही हाल था। वो भी बार बार सोने की कोशिश करती, किंतु नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। अनन्या के पास उसका फोन नंबर भी नहीं था जो दीपक से बात भी कर लेती। हालांकि अब दोनों का बात करने का बहुत मन हो रहा था। अपने अपने घर में दोनों ही कोई उपाय खोज रहे थे। तभी अनन्या को पूर्विका का ख्याल आया। नहीं नहीं, वो तो अभी सो गई होगी, रात के 12 बजे हुए हैं। और फिर सोने को ट्राई करती है। तभी दीपक को याद आया कि अनन्या ने जो डायरी दी थी शायद उसमें उसका नंबर लिखा होगा, और तुरंत ही दीपक वो डायरी निकालकर नंबर डायल करने लगता है। फिर सोचता है कि ये नंबर अनन्या का ही है ना, जो होगा देखा जाएगा, और नंबर डायल कर देता है। फोन की घंटी और दीपक की धड़कनें साथ साथ चलने लगी थीं। तभी अनन्या के फोन की रिंग बजी। इतनी रात को किसका फोन आ गया? अनन्या ने अपने आप से कहा। जब देखा तो एक अनजान नंबर से कॉल थी। अनन्या ने पहली दफा में फोन काट दिया तो इस पर दीपक को लगा कि किसी और का फोन है जो फोन नहीं उठा रहा है। तभी अनन्या के फोन की दोबारा से रिंग बजी और फिर अनन्या ने फोन उठा लिया। हेलो, कौन? अनन्या ने पूछा। इस पर दीपक की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अरे भाई, कौन बोल रहे हो? इतनी रात को फोन क्यों किया है? अनन्या फिर से बोली। मैं बोल रहा हूँ। कौन मैं? कोई नाम तो होगा भाई। अनन्या गुस्से में बोली। मैं दीपक बोल रहा हूँ। इतना सुन के अनन्या, क्या दीपक बात कर रहे हो? सच में? हाँ हाँ, मैं दीपक ही बोल रहा हूँ। इतना सुनकर अनन्या खुशी से झूम उठती है। सच्ची दीपक, मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस तुमसे ही बात करने का मन कर रहा था, लेकिन कैसे करूं? मेरे पास तुम्हारा नंबर। अब बस भी करो, मैंने फोन कर लिया ना। वैसे तो मुझे भी तुमसे बात करने का मन हो रहा था। तभी मैंने तुम्हारी दी हुई डायरी खोली और फिर वहां तुम्हारा नंबर लिखा था, तो फिर फोन कर लिया। अच्छा किया, मैं तो ये भूल ही गई थी कि डायरी में मेरा नंबर भी लिखा है। और फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं, लेकिन किसी का भी फोन रखने का मन नहीं करता। दोनों की आंखों में नींद भरी हुई है, कोई भी सोने का नाम नहीं ले रहा है। तभी दीपक की आंख लग जाती है और अनन्या बार बार हेलो हेलो करती रह जाती है। अनन्या को थोड़ा बुरा लगता है। तभी सोचती है कि अब सुबह के 4 बज चुके हैं, हो सकता है दीपक सच में सो गए हों। अब अनन्या भी सोने की कोशिश करती है, किंतु उसे नींद नहीं आती। फिर दीपक के बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे सुबह हो गई और अनन्या अपने घर के काम काज में लग जाती है। उसकी आंखों में नींद भरी है, फिर भी काम करने लग जाती है। अनन्या के बड़े भैया, जो दिल्ली पुलिस में हैं, और दूसरे दिल्ली हाई कोर्ट में सरकारी वकील। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। अनन्या दोनों भाइयों की लाडली है और दोनों भाई उस पर जान छिड़कते हैं। अगर अनन्या को जरा सी भी तकलीफ होती है
तो पूरा घर ही इधर उधर कर देते हैं। अनन्या के घर में उसके अलावा मम्मी पापा, दो भाई और एक भाभी भी हैं। छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। दोनों नंद और भौजाई में अच्छी तरह से बनती है, एक दूसरे से अपने मन की हर बात बताती हैं। आज अनन्या भी बहुत उत्सुक थी कि वो अपनी भाभी को दीपक के बारे में कैसे बताए। घर में सभी लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और अभी मुझे भी कॉलेज जाना है, फिर कोचिंग। उसके बाद जब घर वापस आई तो भैया आ जाते हैं। बेचारी अनन्या अपनी खुशी किसे जाहिर करे, एक भाभी ही तो जिन्हें वो बता सकती है। तभी अनन्या अचानक से पेट दर्द का बहाना बना देती है। जैसे ही वो अपने रूम में वापस आई, उसके दोनों भाई पीछे पीछे आ गए। अनन्या, क्या हुआ बेटा? बड़े भैया ने कहा। कुछ नहीं भैया, हल्का सा पेट दर्द है, बस ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा अपने आप? तू दवा लेने चल मेरे साथ। हाँ हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, इसे दवा दिलाने चलते हैं। छोटे भैया बोले, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक हो जाएगा, जरा सा ही तो दर्द है। फिर तो बेटा दवा तो लेनी चाहिए ना। बड़े भैया ने फिर से कहा, भैया मैं ठीक हूँ, आप ड्यूटी पर जाइए, मैं ले लूंगी दवा। अभी तो कोई डॉक्टर भी नहीं आया होगा। ठीक है, ध्यान से, मैं माँ को बोल देता हूँ। ये कहकर दोनों भाई ड्यूटी चले जाते हैं। और फिर अनन्या ने गहरी सांस ली। आज तो बाल बाल बचे। दीपक जी, क्या प्यार में ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं? मैंने नहीं सोचा था। और फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। चलो आज कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और भाभी से भी बहुत सारी बातें करने को मिलेंगी। अब सुबह के 9:30 बज चुके थे। इधर दीपक बाबू घोड़े बेचकर सोए हुए थे, क्योंकि आज माँ घर पर नहीं थी। वरना किसी की इतनी मजाल जो इतनी देर तक सो सके। उसकी छोटी सिस्टर पूजा, जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ती है, पापा के लिए खाना बना देती है और पापा भी काम पर चले जाते हैं। तभी दीपक बाबू की आंख खुलती है। वो देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे बिस्तर पर नागिन डांस किया था, जो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आज वो कुछ इस तरह से सोए थे कि बेड की पूरी चादर जमीन पर गिर रही होती है। बाप रे, आज मम्मी नहीं है घर पर, वरना मेरी आज खैर नहीं थी। और फिर जल्दी से फोन की तरफ भागता है। देखता है कि अनन्या के 10 मिस्ड कॉल थे और आश्चर्यचकित होकर, इतने मिस कॉल तो आज तक किसी के भी नहीं आए मेरे पास, फिर ये क्या है? अब दीपक ने तुरंत ही अनन्या को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। तो दीपक चिंता में पड़ गया। उसने और 4 से 5 बार फोन किया, अब भी नंबर बंद जाता है। तो इस पर दीपक मन में अलग अलग ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं। कहीं मैंने कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला था ना रात को? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। चलो देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। हो सकता है नाराज हो गई हो मेरे से, मैं सो गया था ना। ओहो, आज तो 10:30 बज रहे हैं। अब कॉलेज जाने से भी कोई फायदा नहीं है। और फिर नहाने चला गया। नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके फोन पर अनन्या की कॉल आई थी। जल्दी जल्दी में दीपक ने अपने कपड़े पहन लिए और बालों में बिना तेल डाले ऐसे ही बिस्तर पर लेट गया और फिर अनन्या से बातें करने लगता है। थोड़ी देर दोनों ही एक दूसरे से सवाल करते रहे और फिर अपना अपना हाल बयां करने लग जाते हैं। और फिर दोनों का प्यार भरी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनन्या अपने आप को खो चुकी है। वो नहीं जानती थी कि प्यार में ऐसा भी होता है। अक्सर ऐसा फिल्मों में ही देखने को मिला था। और आज मैं मन ही मन सोचने लगती है, क्या हुआ अनन्या, चुप क्यों हो गई? दीपक ने पूछा। कुछ नहीं, मैं पानी पीने लगी थी तो चुप हो गई थी। अब वो कैसे बताए? अगर मैं बताऊंगी तो मुझे पागल और समझेंगे। इससे अच्छा है चुप ही रहूं। आज तुम कॉलेज नहीं गई? दीपक ने पूछा। नहीं, वो मेरे पेट में दर्द था। अनन्या बोली। क्या तुम्हारे पेट में दर्द था और तुमने बताया भी नहीं? दीपक ने कहा। अरे नहीं यार, मैंने झूठ बोला था कि मेरे पेट में दर्द है, ताकि आज मुझे स्कूल न जाना पड़े। तभी अचानक से अनन्या की नज़र अपने दरवाजे पर पड़ी और देखती है कि दरवाजे पर भाभी खड़ी हुई हैं और एकदम से चुप हो जाती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।